तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 7 मई 2025 और वार है बुधवार। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट की तारीखों का किया ऐलान। अब की बार ऐसे होंगे रिजल्ट चेक, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण, लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार को मिलेंगे 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये 7 बड़े फैसले, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा को मॉक ड्रिल के लिए 2 कैटेगरी में बांटा गया। ब्लैकआउट के दौरान बजेंगे सायरन। एनसीसी एनएसएस समेत छात्र छात्राएं लेंगे हिस्सा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा का जवान जम्मू कश्मीर में शहीद, पार्थिव देह देख मां हुई बेसुध। पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार, कुछ दिन पहले सगाई हुई थी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में गरीबों के अपने घर का सपना होगा पूरा। प्लाट आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई, बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं चेक अपना नाम। हरियाणा की जेलों में 1100 स्पोर्ट सेंसिटिव, बाहर से लोग मोबाइल तक फेंक देते हैं, अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी, बताएंगे पूरी खबर। हिसार नगर निगम ऑफिस में लगी आग, ज्वाइंट कमिश्नर का कमरा जला। आगजनी के समय ड्यूटी पर थे ज्वाइंट कमिश्नर, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के अंबाला से कनेक्ट होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मुंबई का सफर होगा आसान। 1400 करोड़ रुपए होंगे खर्च, बताएंगे पूरी खबर। नायाब सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, आग से राख हुई फसलों का मिलेगा मुआवजा, ये भी बताएंगे पूरी खबर। महेंद्रगढ़ में राहत लेकर आया जेएलएन का 650 क्यूसिक पानी, जलघरों से जुड़ी नहरों में पहुंचाना शुरू, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मनीष नागपाल ने जानकारी दी है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य पूरा हो चुका है और 12वीं कक्षा का परिणाम 12 मई तक तथा 10वीं कक्षा का परिणाम 15 मई को घोषित किया जाएगा। इस वर्ष 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्न पत्र को लेकर विद्यार्थियों और शिक्षा जगत के लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसमें कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के बताए गए थे। बोर्ड ने इस पर संज्ञान लेते हुए 10वीं के विद्यार्थियों को गणित विषय की परीक्षा में 10 ग्रेड मार्क्स देने का निर्णय लिया है। परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट देखें और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें होम टैब पर 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2025 के विकल्प पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। बोर्ड प्रशासन परिणाम जारी करने की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। तैयारियां तो साथियों फाइनल हो चुकी है। अगर थोड़ी बहुत ऊक चूक हुई ना तो ये रिजल्ट लेट हो सकता है, अदरवाइज जो डेट आपको बताई है उस पर रिजल्ट आ जाएगा। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में रखे गए 24 एजेंडों में से 22 को मंजूरी प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर अब अग्निवीरों को भी 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने स्वीकार कर दिया है, स्वीकृति दे दी है। बैठक में नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जो 12 जून 2025 से लागू होगी और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति के तहत हाईवे पर शराब के ठेके आपको नहीं दिखाई देंगे और स्कूल, कॉलेजों व धार्मिक स्थलों से इनकी दूरी बढ़ाकर 150 मीटर अब कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पात्र कलाकारों को प्रति माह 7 से 10 हजार रुपए का मानदेय अब दिया जाएगा। गौ सेवा आयोग का बजट भी बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट ने नगर निकायों में सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को समाप्त कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट दिया जाएगा। हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई हब बनाने के लिए एआई विकास परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है, जिस पर अगले 3 वर्षों में 474 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर और पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2005 में भिवानी में पुलिस मुठभेड़ में मारी गई कविता और 2023 में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है। यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी प्रदान करी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार हरियाणा के 11 जिलों में आज 7 मई को युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह अभ्यास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार की 2005 की सूची के अनुसार हरियाणा के अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर तथा झज्जर जिले इस ड्रिल में शामिल होंगे। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूली छात्र छात्राएं भाग लेंगे। अभ्यास के दौरान सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट किया जाएगा। हालांकि इसका सटीक समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है। लोगों को हमले की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें घरों और सड़कों की लाइटें बंद करना और एक दूसरे की मदद करना शामिल है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह इस तरह की पहली राष्ट्रव्यापी ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शनिवार को सेना का वाहन खाई में गिरने से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के सारंगपुर गांव के 24 वर्षीय जवान अमित सांगवान शहीद हो गए। इस हादसे में 2 अन्य जवान सुजीत कुमार और मन बहादुर भी शहीद हो गए। अमित का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां शोक का माहौल छा गया। बेटे का शव देखकर उनकी मां बेसुध हो गई। गांव में ही उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अमित के पिता का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। उनके दादा सेना से सेवानिवृत्त हैं। अमित की कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी और परिवार नवंबर में उनकी शादी की तैयारियां कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित 1.5 साल पहले सेना में ड्राइवर के पद पर भर्ती हुए थे और उनकी पोस्टिंग फिलहाल पठानकोट में थी। वह अपने साथियों के साथ सेना के काम से जम्मू कश्मीर गए थे, तभी यह दुखद हादसा हुआ। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में 1.58 लाख आवेदकों को प्लाट आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को प्लॉट और मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के पहले चरण में 61 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम पंचायत में 4532 लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में ग्राम पंचायत के आवेदकों को 100 वर्ग गज और महाग्राम पंचायत के आवेदकों को 50 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को सिर छुपाने के लिए छत मुहैया करवाई जाए। इसके लिए आप अपने पंचायत सेक्रेटरी से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं। हरियाणा की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गृह विभाग ने 1100 संवेदनशील स्थानों की पहचान करी है, जहां अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। इन क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फेंकने की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 1100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और इनकी 24 घंटे निगरानी के लिए जेलों के भीतर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। प्रदेश में खूंखार अपराधियों को रखने के लिए रोहतक में एक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी क्षमता लगभग 312 कैदियों की होगी। इसके अतिरिक्त सभी जेलों में सुधारात्मक कैंपस बनाए जाएंगे जो बंदियों के सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित होंगे। फरीदाबाद और करनाल में ओपन जेल पहले से ही कार्यरत है, जहां 36 योग्य बंदियों को स्थानांतरित किया गया है। रेवाड़ी में 1000 कैदियों की क्षमता वाली एक नई आधुनिक जेल भी निर्माणाधीन है। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 8 जेलों में सरसों का तेल निकलवाने के लिए कोहलू और 5 जेलों में आटा मशीनें लगाई गई हैं। करनाल में जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी भी स्थापित करी गई है। कुरुक्षेत्र में जेल विभाग द्वारा एक पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन चलाया जा रहा है, जबकि 6 अन्य शहरों में भी ऐसे पंप स्थापित किए जा रहे हैं। कैदियों की सुरक्षा पेशी के लिए जेलों में 335 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, डेंटल चेयर और ईसीजी मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। बंदियों के मनोरंजन के लिए 10 जेलों में रेडियो स्टेशन भी संचालित किए जा रहे हैं। हिसार नगर निगम में कल सुबह करीब 11 बजे आग लग गई। आग ज्वाइंट कमिश्नर के पहले तल पर स्थित कार्यालय से सटी बैठक में लगी। घटना के समय ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह अपने कमरे में ही मौजूद थे, लेकिन वे सुरक्षित रहे। धुआं देखकर जेसी कार्यालय से बाहर निकल आए। कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जेसी के कमरे में लगे एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से आग लगी। तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों ने खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर पानी डाला। आग लगने से पहले कमरे में रखा फर्नीचर पूरी तरीके से जल गया था, साथ ही दीवारें और पंखा भी क्षतिग्रस्त हो गया। जेसी के कमरे में महत्वपूर्ण फाइलें होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब नगर निगम में आग लगी है। 9 साल पहले भी बिल्डिंग ब्रांच के रिकॉर्ड रूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसमें वर्ष 1952 तक के महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए थे।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अब अंबाला भी जुड़ेगा। इसके लिए कोटपुतली अंबाला हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कोटपुतली से अलवर तक एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस 86 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उसे अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से अंबाला और उत्तर हरियाणा के कई शहरों के साथ साथ पंजाब के कुछ शहरों की कनेक्टिविटी भी मुंबई से काफी बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली से मुंबई की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के उद्देश्य से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया था। कोटपुतली अंबाला हाईवे के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद अंबाला से मुंबई जाने वाले वाहन कोटपुतली से सीधे अलवर के पास एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। इस विकास से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधाएं भी मिलेंगी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में आग लगने की घटनाओं से फसल गंवाने वाले 151 किसानों को 87 लाख रुपए का मुआवजा जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सोमवार को यह राशि सीधे प्रभावित किसानों के बैंकों के खातों में हस्तांतरित कर दी। इसके साथ ही सरकार इन किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए खाद और बीज भी मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 17 जिलों के लगभग 324 एकड़ क्षेत्र में किसानों की फसलें आग की चपेट में आ गई थी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यह मुआवजा राशि जारी करी गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पहली बार कृषि विभाग ने जलीय फसल का मुआवजा दिया है, जिससे किसानों को सामान्य से दोगुनी राशि मिल रही है। उन्होंने बताया कि नुकसान के आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था और राजस्व विभाग के अधिकारियों को तुरंत सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार किसानों के हित में लगातार हमेशा तत्पर रहती है। पिछले एक सप्ताह से पेयजल का संकट झेल रहे महेंद्रगढ़ जिले के लोगों के लिए मंगलवार सुबह राहत की खबर लेकर आई। जेएलएन नहर से 650 क्यूसेक पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। अधिकारियों का दावा है कि अब अगले एक सप्ताह तक नहर में नियमित रूप से पानी उपलब्ध रहेगा। गौरतलब है कि रविवार शाम को 250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो सोमवार सुबह बंद हो गया था, जिससे जलघरों तक पानी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मंगलवार सुबह 650 क्यूसेक पानी आने के बाद नहर एवं सिंचाई विभाग ने पेयजल के जलघरों से जुड़ी छोटी नहरों में भी सुबह 9 बजे से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी थी। जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अधिकारी जियाराम ने बताया कि गांव देवास स्थित जल परियोजना के 24 करोड़ लीटर क्षमता के टैंकों को भरा जा रहा है। प्रथम चरण में 2 टैंक भरे जा रहे हैं और सभी टैंक भरने के बाद गुरुवार से शहर में नियमित जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। जिले की 65 छोटी बड़ी नहरों से 37 बड़े जलघर और 427 ग्रामीण जोहड़ जुड़े हुए हैं, जिनमें पहले जलघरों को भरा जाएगा और फिर जोहड़ों में पानी पहुंचाया जाएगा। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।